देश की जनता को फिल्मों के जरिए गलत इतिहास बताने का जो काम देश में शुरू है वो देश की जनता को भटका रहा है। इसी को लेकर आज हमारे स्टूडियो में आए हैं शिवराम पाटिल, जो अपनी बेबाकी और अपने निडर स्वभाव से जाने जाते हैं। औरंगजेब इस विषय पर बात करेंगे। उनसे एक सवाल है, क्या औरंगजेब सच में कट्टर हिंदू विरोधी था या उसने सत्ता के लिए धर्म को एक हथियार बनाया होता? इनफैक्ट जो राजा, बादशाह, सुल्तान जो होते हैं ये किसी धर्म के लिए नहीं राज करते, ऐसा मैंने देखा है। राज के लिए राज करते हैं और जो भी लड़ाई होती है, अत्याचार, दुराचार जो भी हो, प्यार मोहब्बत जो भी हो, वो सब अपनी सत्ता के लिए होती है। हम इतिहास में ये ढूंढते हैं, उसके पन्ने ढूंढते हैं, इसके बजाय हम वर्तमान में ढूंढें। वर्तमान में जो हो रहा है कि धर्म के नाम से लोगों को भड़काकर राज सत्ता हाथे आना, वो गलत है। तो कुछ अंश हो सकता है या नहीं सकता है, मगर हमको इतिहास में ज़्यादा रुचि न लेते हुए हमको जीना वर्तमान में है। तो वर्तमान का हम अब स्टडी करना चाहिए। अगर इतिहास में कोई ऐसी बायोपिक बनाए फिल्म इतिहास का आधार लेकर, तो गलत भी हो सकती है। और उनका मोटो जो होता है फिल्म बनाने वाले का, वो पैसा कमाने का होता है, वो फंटासी होती है। आई थिंक सो फॉर दैट मे नॉट बी द रियल हिस्ट्री। अगर रियल हिस्ट्री अगर वो जानते तो जो फिल्म में बहुत कुछ ऐसी बहादुरी दिखाते हैं ना, वो नहीं दिखाते। तो ऐसे मैंने देखा है कि फिल्म के भरोसे न जाए, वो असलियत नहीं होती है। सिनेमा, फिल्म, तमाशा, नाटक, जलसा, ये असलियत नहीं होती। दैट इज़ द पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट। उसको उसी तरीके से देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मकसद यही है, पैसा कमाना। तो हम उस दिशा में न जाए। जो सच्चा इंसान है, सच्चा स्टडी करने वाला है, सच्चा पॉलिटिशियन है, सच्चा सोशल वर्कर है, सच्चा रिलीजियस आदमी है, तो वो आदमी को फिल्म के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। 300 साल पहले जो इतिहास हो चुका, आज उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। संतोष देशमुख जो हत्या हुई, उसमें धनंजय मुंडे का नाम आया। उसके अंदर जो सत्ता वाली पार्टी है, उसको भी कहीं ना कहीं उसका हाथ उसमें लगा। नहीं, ये बात तो सही है। लोगों को गुमराह करने के लिए पॉलिटिशियन जो गुंडा होते हैं वो ऐसा काम करते हैं। इनफैक्ट मैं अभी आज की तारीख में 2.5 साल हो गया, देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री है। तो क्या देवेंद्र फडणवीस को मालूम नहीं होगा कि भीड़ में क्या चल रहा है? मैं एडमिनिस्ट्रेशन जानता हूं और फर्म से कहता हूं, चैलेंज से कहता हूं कि अगर कोई खून, बलात्कार, दरोड़ा या कुछ ऐसा हो जाता है, विद इन आवर इसकी खबर वहाँ का एसपी और जो तुम्हारी गोपनीय शाखा बोलते हो उसको, सीआईडी शाखा, वो तुरंत सीएम को देती है। दैट इज़ द प्रोसीजर। ये कोई कहानी नहीं है, दैट इज़ द प्रोसीजर। मतलब हर डिपार्टमेंट का जो मंत्री को 1 घंटे के अंदर में उसकी खबरबात पूरी की पूरी दी जाती है। और जहाँ तक उसको मालूम, जैसे कि रेल का एक्सीडेंट हुआ तो रेलवे मंत्री को विद इन 1 आवर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। अगर ना दी तो गलत होता है, क्योंकि वो इंचार्ज है। तो 2.5 साल में जो कुछ भीड़ में डेवलप हुआ गुंडा राज, इसका साक्षीदार देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री होने के नाते है। वो ऐसे कह ही नहीं सकते कि मुझे मालूम नहीं है। क्या जरूरत थी धस को बोलने की, क्या जरूरत थी वो आवार को बोलने की, क्या जरूरत थी वो क्षीरसागर बोलने की, और क्या जरूरत थी अंजलि दमानिया को इतना बड़ा आंदोलन छेड़ने की? ये काम तो देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बुद्धि से, अपनी नीयत से, अपने पावर से कर लेना चाहिए था। और मगर उन्होंने जो कोई 2.5-3 महीना गंवा दिया इस एक्शन लेने में, तो मेरा कहना है कि देवेंद्र फडणवीस फाल्टी है। और वो लोगों को गुमराह करने के लिए ये पिक्चर ऐसी माहौल में, ऐसे वक्त में रिलीज की जाती है कि वो लोगों का माइंड डाइवर्ट हो। इनफैक्ट हम लोगों ने इनको जो चुनकी दिया है एमएलएस को, असेंबली में जाके वहाँ कुछ कानून बनावे, कानून रद्द करे, कानून में सुधार करे, और ये लोग वो करने के बजाय इतिहास बताते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसको इतना शौक है ये इतिहास बताने का, वो एमएलए का इस्तीफा दे, मंत्री का इस्तीफा दे और इतिहास पढ़ाना शुरू कर दे।
वहाँ असेंबली को इतिहास पढ़ाने की जगह नहीं है। और जो पढ़ाता है ना वो एमएलए मूर्ख है, बदमाश है, नोट डाउन इट, नालायक है, वो हरामखोर है। जिस काम के लिए मैंने एमएलए को वहाँ भेजा है उसने वो काम अगर नहीं किया वो गद्दार है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए एमएलए को वही बातें करनी चाहिए कि मैं जिसके लिए मुझे लोगों ने चुन के यहाँ भेजा है। मुगलों के दौर में जो जंगें हुआ करती थी, क्या वो धार्मिक थी या फिर सत्ता के लिए थी, क्या कहेंगे आप? इतिहास के पन्ने पढ़ने के बाद तो लगता है कि उस वक्त का जो माहौल था वो धार्मिक कम सत्ता का ज़्यादा था। और बताते हैं जो इतिहासकार है कि मराठों के में सैनिक में भी मुसलमान लोग थे और मुगलों के सैनिक में भी हिंदू लोग थे। इसका मतलब ऐसा है वो लड़ाई धर्म के नाम पे नहीं थी, वो सत्ता के नाम पे लड़ाई चलती थी। और हम अगर उसमें धर्म का रंग देते हैं, मजहब का रंग देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो इंटेंशन है वो गलत है। तो पेशवा को क्या लगता था, ये अभी ये कहने से क्या फ़ायदा है? तुम अगर इतिहासकार है क्या तो इतिहास पढ़ाओ। तुम ये एमएलए वगैरह मंत्री मंत्री ये छोड़ो सब, ये मतलब ये बदमाशी है। हमने जिस जगह पे बैठा है वो काम करो, अगर तुमको वो नहीं आता है तो दूसरा काम करो जो तुमको चाहते है वो। ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा अनप शनप किसी के बारे में बोलना वो गलत है। होगा न होगा वो इतिहासकार जानते हैं। और इतिहास जो भी लिखा जाता है वो अलग अलग दिशाओं से लिखा जाता है। अगर मैं राजा हूँ और मेरे कोई सरदार है, मेरा कोई बखरकार है, मेरा कोई भाट है, तो वो मेरी बाजू लिखेगा। अगर कोई मुगलों का वहाँ वकील है, मुतालिक है, वो उनकी इसमें लिखेगा। कोई पुर्तगालीज का मुतालिक है वो उस दिशा में लिखेगा। मतलब एक चीज़ को चार एंगल से अलग अलग लिखा जाता है। तो अक्सर ये देखा जाता है, आज अगर समझो एक है कि नरेंद्र मोदी जी सत्ता पे है, सभी पत्रकार, चैनल वाले, मतलब सभी मीडिया उनकी तारीफ सुनाते रहते, इसका मतलब कि ये गुलाम बने रहते। तो क्या आप ये समझोगे कि 100 साल के बाद मोदी क्या भगवान में रहेगा? अभी मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया, आई एम नॉट बायोलॉजिकल पर्सन, हाँ ऐसा, आई एम द इनकार्नेशन ऑफ द गॉड, ऐसा बोलते हैं। अभी ये अगर समझो किसी ने बहेगा तो मोदी क्या भगवान का रूप है क्या? अगर रूप है तो उसको फिर वहाँ गंगा नहाने की जरूरत क्या है, इलेक्शन लड़ने की जरूरत क्या है, शादी करने की जरूरत क्या है, हाँ इतनी एक फालतू धंधे करने की जरूरत? भगवान तो भगवान ही होता है। तो क्या होता है मालूम है क्या? ये जो मीडिया वाले हैं ना, फालतू में सत्ता के अधीन होकर, सत्ता के गुलाम होकर, पैसों के लालच में आकर कुछ भी अनब शनब किसी को कुछ भी बना देते हैं। छावा मूवी देखने के बाद में बुरहानपुर के लोगों ने वहाँ की ज़मीन खोदना शुरू कर दी। देखा आपने वीडियो? हाँ, क्या कहना चाहिए? वीडियो देखा। अभी लोग ऐसे बेचारे क्या करें, उनको ऐसा लगता है कि कहीं किसी का चोरी छुपे का धन होगा तो मुझे मिल जाए। ऐसे बोले वाले लोग आपको क्या बोले कि इसके बारे में कोई बोलना भी ठीक नहीं है, मगर जिसको लगता है कि होगा वो ढूंढता है। आई थिंक सो फॉर दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड डोंट टेक द एनी अटेंशन टू दिस साइड, ऐसा मुझे लगता है। वो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। और मैं आपको बोलूँ क्या कि इतिहास सिर्फ प्रेरणा देता है, मगर तुम इतिहास में जाके उल्टी मारामारी शुरू कर देंगे, उल्टा वार शुरू कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इतिहास पढ़ो, उसकी बिटवीन द लाइन्स उसका मीनिंग पढ़ो, उसकी प्रेरणा लो और तुम वर्तमान में ऐसा काम करो कि वो इतिहास बन जाए। ये मेरी सोच है। इसलिए मैं इतिहास की फिल्म देखता नहीं हूँ, नहीं देखता। मैं क्या देखूँ? मुझे मालूम है वो सच है ही नहीं, तो क्यों देखूँ? अगर गलत बातें मैं मेरे माइंड पे फिर इम्पैक्ट कर लूँ तो मैं भी गलत सोचने लग जाऊँगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोगों ने आफ्टर द 1947 जो बिफोर 1947 हुआ है उसको भूल जाना चाहिए और नया हिंदुस्तान बनाना चाहिए, उसकी नई नींव डालनी चाहिए। और इसलिए ऐसा है कि हम पुरानी बातें भूल जाओ। मेरे चचेरे भाई ने मेरे बाप का खून किया था, क्या मैं उनके बच्चों को मारते पीटूं? ये गलत रहेगा। ऐसा मुझे कहना है कि जो हुआ था वो गलत हुआ था। उस काल में जो शासक थे उन्होंने उनको सजा भी दी होगी, मगर आज मैं वो बातें लेके 300-400 साल पहले की बातें लेकर कुछ करूं तो ये गलत है। क्या मैं ऐसे बोलता हूँ कि अयोध्या के लोग अभी श्रीलंका में जाके रावण की औलाद को मारना शुरू कर देंगे? क्या ये कृष्ण के जो लोग हैं द्वारका से निकलेंगे और वो इधर नंद राजा की ये औलाद को मारना शुरू कर देंगे? अपना ये कंस मामा की औलाद को मारना शुरू कर देंगे? ये क्या तुक निकलता है? अगर अंग्रेज लोग हमारे हिंदुस्तान में राज किया तो कि यहाँ के लोग जाके वहाँ गोलियां मारना शुरू कर देंगे? वहाँ तो नौकरी करने जा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब जो है, जो लोग रोजी रोटी के लिए काम करते हैं वो ईमानदारी से, उनको कोई धर्म मजहब आड़े नहीं आता। मगर जो लोग बदमाशी करते हैं उनको राज चाहिए, पैसा चाहिए, चोरी चाहिए,
ऐसे लोग जो है वो धर्म का आड़ में ऐसा काम करते हैं और ऐसे लोग गलत है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं किसी भी राजनेता कितना ही बड़ा क्यों न हो, भले वो राष्ट्रपति क्यों न हो, राज्यपाल क्यों न हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों न हो या सीएम क्यों न हो, इन लोगों ने ऐसी धार्मिक बातें नहीं करनी चाहिए। और जिस दिन अगर लगे मोदी को या फडणवीस को या पवार को या किसी पटोले को या किसी वो नितिन कौन सा वो राणे को ऐसा लगे कि भाई इतिहास में बहुत ज़्यादा जानता हूँ, तो भाई साहब वो राजकारण छोड़ दो और किसी स्कूल कॉलेज में ये प्रोफेसर बन जाओ और हिस्ट्री सिखाओ लोगों को, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, औरंगज़ेब का इस्तेमाल इलेक्शन के वक्त में, भावना भड़काने के वक्त में, अभी माहौल को टर्न करने के वक्त में उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या लगता है 300 साल के बाद में आज उससे क्या लेना देना? सही में ये जानबूझकर आज की जनता, आज के जो युवा पीढ़ी है, उसके रोज़गार की बात नहीं होती, उसके हक की बात नहीं होती। क्या ये सही बताया आपने। वो जो राजकारणी लोग हैं जानबूझकर जब वो विकास करने में फेल हो जाते हैं, अपना जो एजेंडा है वो चलाने में फेल हो जाते हैं, मतलब वो झूठ साबित हो जाते हैं, तो लोग उनके ऊपर कंकर मारना शुरू कर देते हैं, ऑब्जेक्शन लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, गुमराह करने की शुरुआत करते हैं। और अक्सर जब भी ऐसा हुआ है कि पॉलिटिशियन को इसका बेनिफिट हुआ है, समाज को कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए ये जो धर्म की बातें राजकारण में लाने वाले लोग हैं वो बिल्कुल गलत है। हमारा संविधान लिखा है कि राजकारण ये धर्म से निरपेक्ष रहना चाहिए। अगर कोई एमएलए कोई धर्म की बात अगर समझो असेंबली में बोलता है और कोई एमपी पार्लियामेंट में बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसी दिन उसका वो पद रद्द कर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर धर्म की बात करना है तो जाओ, तुम इतिहास पढ़ाओ, तुम प्रवचन करो, तुम कीर्तन करो, तुम मदरसे में जाओ, तुम कभी कहीं धर्मशाला में जाओ, उधर करो, कौन मना करता है। रोजगार की बात नहीं करते, रोजगार के ऊपर क्या कहेंगे? सही बोले आपने, आज की अवस्था बहुत ख़राब है। जो जवान लोग हैं और उनको रोज़गार उपलब्धि नहीं है। वैसे तो जो सरकारी नौकरियां जो है वो कम होती जा रही, क्यों? सरकारी इंस्टीट्यूशन को खाजगी किया जा रहा है। मैं रेलवे का एक आंकड़े बताता हूँ। रेलवे में 22 लाख कर्मचारी थे, आज की तारीख में सिर्फ 14 लाख रह गए, तो मतलब इतनी संख्या उसकी कम हो गई। वैसे वो दूसरे डिपार्टमेंट की हो जा रही है। अभी ये आप समझो कि ये जो लड़के जो है ये बेकार बन जाएंगे, तो ये गली में मोहल्ले में दंगा फसाद तो करेंगे ही, और दूसरी दारू पी के चोरी चपाटी तो करेंगे ही, और यही लोग कोई और नया दूसरा वो क्या बोलते सो कराड़ ढूंढेंगे और उसके वो चेले बन जाएंगे और नया धंधा शुरू कर देंगे। तो ये सोचना चाहिए, आज असेंबली वालों ने, पार्लियामेंट वालों ने ये सोचना चाहिए कि हम जवानों के लिए क्या कर सकते हैं। हम धरण बनाना चाहिए किसानों के लिए, हम बिजली का पुरवठा करना चाहिए किसानों के लिए, जवानों के लिए इंडस्ट्री करना चाहिए, जवानों के लिए स्कूल कॉलेज इंजीनियरिंग मेडिकल सब फ्री कर देना चाहिए। ऐसा नहीं करते, ये जवानों को एंगेज करते दंगा फसाद कराने में। और इसमें आज की तारीख में भारत के जो पॉलिटिशियन है वो सक्सेस हो चुके हैं और वो सब बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। एक जगह कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने मंदिरों को तोड़ा, वही इतिहास में लिखा है कि उसने 100 मंदिरों बनाने के लिए पैसा भी दिया। कहाँ तक सच्चाई है? अभी सच्चाई या झूठ वो तो जो इतिहासकार ने लिखा होगा, उसको कोई प्रूफ मिले होंगे तो उसने लिखा होगा। आई थिंक सो, वो सच्चा हो या झूठ हो, मगर उस आधार पे मैंने औरंगजेब को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। क्यों? कि मेरी औकात नहीं कि 350 साल की सच्चाई को परखना, तो मैं ऐसे क्यों हवा में बातें फेंकना मुझे ठीक नहीं लगता। हाँ, होगा, लिखा होगा, उन्होंने दान दिया होगा, उन्होंने मंदिर गिराया होगा, उन्होंने मस्जिद भी गिराई होगी, व्हाट्स सो इट में भी, मतलब जो उसने गलत किया होगा वो किताबों में लिखा होगा, तुम पढ़ लो और आगे जाओ, पढ़ लो तुम आगे जाओ। क्यों? जो गलत है उसको फॉलो ना करे, जो सही है उसको फॉलो करे, ऐसा मेरा मानना है। मुसलमानों के खिलाफ बोल के कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। कि ऐसा कोई तुम्हारे पास ये नहीं कि मुसलमान बेचारे कहाँ जाएंगे, बौद्ध जन गरीब लोग हैं कहाँ जाएंगे। अगर बौद्ध जनों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ अगर बोलना शुरू कर दे, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की 40% आबादी जो है तुम कहाँ भेजोगे? कोई इनके लिए कोई चांद पे, मंगल पे, गुरु पे कोई जगह है लेक प्लॉट बना के रखे, जैसे कि जलगांव में जोड़पट्टी के लिए उड़को बना के रखा था ऐसा? तो ये गलत है कि हम लोग भाईचारे से रहना चाहिए। हम परास नहीं, मूवी में देखकर मुसलमानों की छवि खराब करने का जो एक बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं,
इसी को लेकर मैं कहूँगा कि छत्रपति संभाजी महाराज की फौज में भी मुसलमान थे, आत्म थे, सही बात है, जो औरंगजेब के खिलाफ लड़ते थे। सही बात है। वो इतिहास क्यों नहीं बताते? उसके बारे में क्या कहेंगे नहीं, आप? वो अगर ना बताए, जो अच्छे इतिहास पढ़ते हैं, जानते हैं, वो सही बात है। और दूसरा एक है, मुसलमानों को हमारी ज़िंदगी से अलग करना भी इतना ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें मुसलमानों पे डिपेंड करते हैं। हालांकि मटन वो बनाते हैं, मच्छी वगैरह तो वो लाते हैं, और बहुत सारे धंधा वो करते हैं। आज मेरे विजय मार्केट में बहुत सारे मुसलमान गाड़ियों का बहुत अच्छा काम करते हैं, और अगर वो लोग मेहनत करके खा रहे, कमा रहे, बाल बच्चे पोस रहे, तो मुझे ऐसा लगता कि ऐसी जो ये है गंदी भावना फैलाना उचित नहीं है। और होता क्या है कि आज तुम मुसलमानों के खिलाफ बोलोगे, मुसलमान समझो ठीक है, कई जगह हार मानने के झुक जाएंगे, कल बौद्ध के खिलाफ बोलेंगे, परसों जैन के खिलाफ बोलेंगे, परसों सिख के खिलाफ बोलेंगे, फिर बाद में क्या हो जाएगा मालूम है कि ऊंची नीची जाति के खिलाफ हो जाएगा, कि ब्राह्मण क्षत्रिय के खिलाफ हो जाएगा, क्षत्रिय वैश्य के खिलाफ हो जाएगा, और वैश्य शूद्र के खिलाफ। ये ऐसा ये कि ये जो द्वेष की जो लड़ाई होती है, जहर की जो लड़ाई है, ये कभी रुकती नहीं है। मतलब ये है, हम एक टारगेट बनाते जाते हैं, और वो आते आते हमारे घर तक पहुंच जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई लड़का बदमाश है, चोरी चपाटी करता है, गुंडागर्दी करता है, तो माँ बाप को क्या लगता है, अच्छा है वो बाजू वाले का करता है, गली वालों को करता है, मोहल्ले वाले करता है, मगर वो धीरे धीरे से अपने घर में भी चोरी करना शुरू करता है, और कभी कभी माँ बाप का भी गला दबा देते हैं। इसलिए मैं ये बोलना कि मुसलमानों के खिलाफ, बौद्ध के खिलाफ, या जैन के खिलाफ, या सिखों के खिलाफ बोलना, ये गलत लोगों का काम है, और वो कभी कामयाब नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है, नहीं कामयाब होंगे। विकास की जो जहाँ विकास से बात शुरू हुई थी, और विकास से राजनीति शुरू हुआ था, जो सत्ता आई थी विकास के नाम पर, उस पर काम नहीं हुआ। सही बात है, क्योंकि क्या है, जितना पैसा विकास में लगाता है उतना तो हमारे मंत्रीगण चोरी कर लेते हैं, और वो पैसा फॉरेन में रखते हैं, कोई इंग्लैंड में, कोई स्विस बैंक में, कोई फ्रांस में, ऐसा रखते हैं। बहुत सारा पैसा चोरी हो गया, और हमारे मोदी साहब ने बताया था कि मैं हर एक पैसा लेके आऊँगा, काला पैसा, और 15 लाख हर एक खाते में रखा। क्या मोदी साहब, इतना नहीं झूठ बोलना चाहिए। अगर तुम इतना झूठ बोलोगे तो हम तो आपको ही कोसेंगे, बाकी बातें दूर रख देंगे। गलत तो ये है। कहने का मतलब क्या है, विकास की बातें होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जवानों के काम की बात होनी चाहिए। बहुत सारे हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, मुसलमान हो, बौद्ध हो, या आदिवासी लोग हो, उनको रोजी रोटी मिलनी चाहिए, खेतीबाड़ी का साधन मिलना चाहिए, ये इंतज़ाम करना चाहिए। अगर तुम औरंगजेब से बेहतर बनना चाहते हो, बाबर से बेहतर बनना चाहते हो, तो तुम अकबर से बेहतर बनना चाहते हो, तो कोशिश करो ना यार। क्यों उसी इसमें तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो? कोशिश करो कि 10 साल पहले हिंदुस्तान की हालत ये थी और हमने आज ऐसी कर दी, ऐसा बोलो ना। मगर अगर तुम ये बोल रहे 10 साल पहले 40 करोड़ लोग मुफ्त का अनाज खाते थे, आज 10 साल के बाद 80 करोड़ मुफ्त का अनाज खा रहे, अरे ये कोई विकास हुआ क्या? ये कोई विकास हुआ क्या? आज हमारे हिंदुस्तान में लोगों की कारागिरी, कौशल्य, मेहनत, स्किल, वो डेवलप होने के बजाय क्या हो रहा मालूम है? लोगों को भिखमंगा बनाया जा रहा है। मतलब किसको भी अनुदान दे देने का, मतलब घरकुल फुकट, तुम्हारा शौचालय फुकट, राशन भी फुकट, गैस की सिगड़ी भी फुकट, उसमें बर्तन भी फुकट, फिर साड़ी भी फुकट, फिर जो वो डाल रहे उसके भी 1500 रुपये फुकट। मतलब क्या हो रहा है मालूम है क्या? कि हिंदुस्तान के लोगों को भिखारी बनाया जा रहा है, सक्षम नहीं बनाया जा रहा है। बोलते सक्षम हिंदुस्तान और अक्षम इंसान, ऐसा एक इनका नारा दिख रहा है मेरे को। ये गलत है। और जो लोगों को मुफ्त में, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ये जो बीजेपी वाली सरकार है, ये क्या कहेगी मालूम है? कोई आदमी दुकान जाने की जरूरत नहीं है, कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है, कोई खेती करने की जरूरत नहीं है, हर एक के खाते में हम पैसा डाल देंगे, 6,000, 12,000, 20,000, 25,000, खाओ पियो, ऐश करो, मजा करो। क्या हालत होगी हिंदुस्तान की? ये गलत दिशा में जा रहे हैं। मैं विरोध करता हूँ। और ये मैं सिर्फ मैं नहीं है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी दोहरा देते हैं कि भाई मुफ्त का अनुदान देने के पहले टैक्स पेयर की सलाह लेना जरूरी है, जरूरी है। हाँ, तो ये मॉरललेस है, वो नेता ही गलत है। मैं चैलेंज करता हूँ, महाराष्ट्र का ऐसा एक एमएलए सामने आ जाए और बोले, ए शिवराम पाटिल, मैंने किसी को 1 रुपया वोट के बदले में दिया नहीं है, मैंने किसी को लालच दी नहीं है, तो मैं इसके चरण छू लेता हूँ। मैं ऐसा कोई मर्द माई का लाल नहीं आज पैदा हुआ महाराष्ट्र में, सब ऐसी ही है चोर लुक्के। मेरे जलगांव का एमएलए हो,
मेरे जलगांव जिले के कोई भी एमएलए हो, सब लोगों ने पैसे बांटे। ये एमएलए हरामखोर है, ये लबाड़ है, ये बदमाश है। अगर तरुण जवानों को गुस्सा आ गया ना, अरे ये इनको तो सजा देनी चाहिए, सजा देनी चाहिए, ऐसा मेरे मौत के घाट उतार देना चाहिए। क्यों? अरे तुम इलेक्शन ही गलत काम कर तरीके से चुन के आते हो, तो वहां जाके कौन सा सीधा करोगे, वहां कौन सा सीधा करोगे? मतलब ये जो है असेंबली का, मेरे को ऐसा एक एमएलए बताओ कि जिसने पैसा न दिया हो। इसलिए मुझे आज याद आ गया कि बदफैली औरत को वही पत्थर मारे जिसने पाप न किया हो। तो ये असेंबली में बैठे वही आदमी होशियारी करे कि जिसने वोट खरीदा ना हो। हाँ, हालांकि ये बदमाश है, ये नालायक है, हरामखोर है, ये नीच कृत्य करके असेंबली में जा पहुंचे। है किसी में मजाल तो मैं जवाब देता हूं, बोलो तुमने पैसे बांटे कि नहीं? गलत है ये। तो इसलिए मैं बोलता हूं, ये लोग महाराष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकते, ये लोग हिंदुस्तान का कल्याण नहीं कर सकते। तो ये लोग क्या करते, जब जवान सवाल पूछेंगे, किसान सवाल पूछेंगे, तो ये क्या करते, बस कोई फिल्म दिखा देंगे और लोगों को गुमराह करेंगे। देखो 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 कितना अत्याचार हुआ था। अरे अत्याचार तो हर जमाने में होता रहा और आज भी कर रहे। अरे मैं बोला वो तुम औरंगजेब के वो समझ राजे की फिल्म क्यों देखते? एक बार जाके वो संतोष जाधव का खून कैसा किया है, वो कोई तलवार से, पिस्तौल से, ऐसा कुछ नहीं किया उन लोगों ने। अरे यार, वो देखने के बाद ऐसा लगता है वो इंसान नहीं, वो हैवान थे। और उन हैवानों का जो बॉस है, मतलब क्या बोलते हो, वो आका, और वो मंत्री है, और वो मंत्री का जो बॉस है वो क्या बोलते हैं उसको, उप मुख्यमंत्री है, और वो उप मुख्यमंत्री का बॉस है वो गृह मंत्री है, और वो फडणवीस है। अरे यार फडणवीस, थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए यार। ऐसे आदमी को तुमने 3 महीने पेला है और तुम 2.5 साल से गृह मंत्री, तो तुमको पता नहीं था कि क्या चल रहा है। ऐसा शर्म आनी चाहिए, एक्चुअली शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए। इन लोगों ने गलत काम कर रहे हैं लोग, और ऐसा फडणवीस बोल नहीं सकते देखेंगे करेंगे, कोई प्रूफ मिला तो, कोई ये मिला तो। अरे प्रूफ किया तुमको आंदोलन न बना देगी, गृह मंत्री को प्रूफ किया वो कॉमन वुमन देंगी। शर्म आनी चाहिए गृह मंत्री को और मुख्यमंत्री को। अरे तुमको ये नॉलेज होना चाहिए, और रहता है, तुम झूठ नहीं बोल सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ इसका सब में बड़ा पाप इन लोगों का है। वो संतोष जाधव हो या दूसरे कोई आदमी मरा हो, बेचारा सोनू ने मरा हो, कि तीसरा कोई मुंडे नाम का आदमी मरा हो, ये गुंडों की गैंग जो है, ये सब देवेंद्र फडणवीस की उपज है। 2.5 साल में गृह मंत्री इनको कंट्रोल कर सकता था, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने बढ़ावा दिया। और आज भी 3 महीने तक ये आदमी ने राह देखी। होता है क्या, अंधेरी मने थक जाएगी क्या, उसको कोई पत्थर मारेगा क्या, 10 को कोई आदमी ब्लैकमेल करेगा क्या, मतलब आवाड़ को कोई आदमी गुमराह करेगा क्या? ये राह देखते थे। क्यों राह देखने का? जैसा मालूम पड़ा कि ये गलत है, उसी दिन मुंडे का राजीनामा लेना चाहिए था, उसी दिन वो आदमी को कराड़ को जेल में रखना चाहिए था। मगर ये टाइम पास किया, टाइम पास करने का इंटेंशन गलत है। द डिले जस्टिस इज डिलेड, जस्टिस इज डिनाइड। देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ लोगों को न्याय नहीं दिया है। संतोष देशमुख के मर्डर के आरोप में मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया। वैसे ही रोज़ मर्डर हो रहे हैं, हाईवे के ऊपर सर्कल बनाकर वहाँ पर रोज जान जा रही है। फिर सही बात है। एक्चुअली ये बोलो क्या, ये जलगांव में जो परसों हादसा हुआ, कोई एक औरत के बेचारे का तो हाथ कट के बाजू हो गया, और ऐसे 2-3 दिन के दरमियान में कोई ना कोई मर रहा है, इसके लिए जिम्मेदार है। और मैं ये बोलता हूँ, सड़क परिवहन मंत्री क्या बोलते हैं उसको, नितिन गडकरी जिम्मेदार है। वो जलगांव में आके बड़े बड़े भाषण दे के जाता है, झूठ मूठ बोल के, मगर ये शिकायत नहीं था। हमारा सुरेश बोड़े, ये इतना बड़ा सर्कल पसंद नहीं है, तोड़ा उसको। क्यों नहीं बोलता है, क्यों नहीं बोलता ये अपना सुरेश बोड़े, क्यों नहीं बोलती वो स्मिता खासदार बन चुकी है, क्यों नहीं बोलते ये लोग? भोड़े को वो तोड़ना चाहिए। मैं बोला भोड़े को, अगर ये जनता की थोड़ी बहुत ये है कदर है, तो वहां जाके वो सरकार तोड़े ना तोड़े, खुद जाके टिकम पावड़ा लेके वो सर्कल तोड़ देना चाहिए, जो हमारे जनता के मौत के कारण बनता है। ये गलत है। और ये लोग रास्ते बनाने के पैसे है, गटार बनाने के पैसे, हाईवे बनाने के रास्ते पैसे, पुलिया बनाने के पैसे, और ये मंत्री लोग चोरी कर जाते हैं, इसलिए रास्ते खराब बनते, इसलिए एक्सीडेंट होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं, जलगांव में जो भी एक्सीडेंट हुए हैं उसके लिए हमारा आमदार सुरेश बोड़े जिम्मेदार है। ऐसा कि ये आदमी अपने आमदार की ड्यूटी निभाने में काबिल नहीं है। मुझे मानना है, मैं हिंदुस्तान में जब मुगलों का राज था, मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वीराज चौहान के बाद तो मुसलमानों का राज था, जब तक वो औरंगजेब मरने गया, और जब तक 1857 हुआ तब तक, और उसके बाद में क्रिश्चियनों का राज आया। उस टाइम ना तो सभी लोग मुसलमान बने, जब अंग्रेजों का राज था तब सभी लोग क्रिश्चियन नहीं बने। ऐसा होता नहीं है।
कोई खतरे में नहीं है, कोई खतरे में नहीं है। ये राजा लोगों की आपस की लड़ाई होती है, कुछ इधर से लड़ते हैं, कुछ इधर 20-20 मैच खेलते रहते हैं। मतलब राहुल द्रविड़ आज इस में है, कभी उसमें है, कभी इधर, ऐसा होता रहता है। मतलब 20-20 होता ही है, तो वो मैच है। मतलब इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि जवानों को ये पॉलिटिशियन जो गुमराह करते हैं उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, और जो नेता लोग आपस में दंगा फसाद की बातें करते हैं वो बदमाश है, उनको शिक्षा होनी चाहिए। और अपना इवेंट ये भी बोलता हूँ, जलगांव वाले जो लोग हैं, जिले के जो लोग हैं, वो गुलाबराव पाटिल ने इतना बड़ा करप्शन किया, वो तुमको दिखाई नहीं दिया, सब चुप बैठे। हाँ, वो कोई प्रवीण मुंडे नाम का एसपी था, वो केस नहीं ले रहा था, आखिर लोगों ने कोर्ट में खटला दाखिल किया। अभी वो आप बोलो पालदी में गुलाबराव की औरत ये 31 दिसंबर को 9:30 बजे कहीं जा रही थी, कोई मूर्ख आदमी की गाड़ी उसमें बीच में आ गई, तो क्या वो मूर्ख आदमी उसको पनिशेबल है? ना कि वो जो 22 दुकानदार है बेचारे अपने दुकान बंद करके घर जाके खाना खा के सो गए थे, वो दुकानें क्यों जलाई? मैं ये बोलता हूँ इसके लिए गुलाबराव पाटिल जिम्मेदार है। और मैं तो बोलता हूँ फडणवीस को, देवेंद्र फडणवीस को, गुलाबराव पाटिल को मंत्री पद से हटाना चाहिए। क्लियर कट बोलता हूं, बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे जो आदमी है जिसने पाप किया है, कोरोना काल में करप्शन किया है, और ऐसा आदमी जो है जिसकी औरत और लड़के के कारण वो 22 दुकानें जली है, और उस दरमियान 9:30 से लेके 1 बजे तक वो रिकॉर्ड देखो, क्या बोलते, सीडीआर बोलते, गुलाबराव से बात करने के बाद ही ये सब हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। कि मैं ऐसा बोलता हूँ, जब तुम्हारे पास में इतने लोग हैं, करीबन 320 लोग हैं, सॉरी 320 नहीं, तो करीबन तुम्हारे पास कितने लोग हैं? 288 में से 250 तो लोग तुम्हारे हैं। किसके? बीजेपी के। तो हटाओ, एक को हटाओ, कल मुंडे को हटाया, आज गुलाबराव को हटाओ, परसों वो कौन सा आदमी वो जो गोरे उसको हटाओ। मतलब ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए। क्यों नहीं हटाते? हटा देना चाहिए, क्या फर्क पड़ता? फडणवीस क्यों डरता है उनको? मगर एक है, फडणवीस की भी ड्यूटी थी, जलगांव में आए, क्या करके गए राम जाने, मगर वहां पालदी में जाना चाहिए था और जाके तहकीकात करनी चाहिए। अरे भाई ये दुकान क्या जलाई, ये जो दुकान वाला इसका और इसका क्या मामला था, कोई उनमें टसल थी क्या? बिल्कुल ही नहीं, मैंने देखा वो मामला। और इसके लिए गुलाबराव पाटिल टोटली जिम्मेदार है। और अगर तुम बोलोगे औरंगजेब गलत था, अरे उससे ज्यादा गुलाबराव गलत है, मुझे दिख रहा है। वो तो इतिहास में हो सकता है, किधर भी हो सकता है, मगर ये गलत है। मंत्रियों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए और उसका इस्तीफा लेना चाहिए। जब भी मैं बोलूंगा कि देवेंद्र फडणवीस ईमानदार आदमी है, एकनाथ शिंदे ईमानदार आदमी है, और वो क्या नाम है उसका, अजित पवार ईमानदार है। हालांकि ये आदमी जनता के प्रति ईमानदार नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। पालदी वालों को तो अब तक इंसाफ नहीं मिला। पालदी वालों को तो मैं ऐसे बोलता हूँ, गुलाबराव को मंत्री पद से बर्खास्त करके उसके प्राइवेट खाते से हर एक आदमी का नुकसान भरपाई जो भी है वो देना चाहिए दुकान वालों को। इसके बैंक बैलेंस से पैसा निकाल के उनको देना चाहिए, ना कि सरकारी तुझे से। क्यों? ये जो दंगा फसाद हुई इसके लिए गुलाबराव जिम्मेदार है, मेरा ऐसा मानना है। मगर हमारे जो जलगांव जिले के जो भी 11 एमएलए है, रेस्ट ऑफ दैट 10, वो इतने है क्या दबे हुए है, क्या गूंगे बहरे है, वो लोग बोलते ही नहीं। तो बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए। राष्ट्रवादी का भी अमल लड़का है अनिल पाटिल, क्या कर रहा है? ये भाजपा वाले भी है गिरीश महाजन और 2-4 है, वो क्यों नहीं बोलते हैं? अरे कोई मुसलमानों का एमएलए नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसको ये कर डालोगे। अगर बहुत का एमएलए नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम कुचल डालोगे।